person who's hosting the program. My name is हार्दिक रावत. मैं अभी आपसे गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर से बात कर रहा हूँ. मेरा एक्चुअली जो है जुड़ाव वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स नो को लेके नो है नो मेरा जो जुड़ाव है वो उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. अब ये तकरीबन ये सब चीज़ करते करते 1 दशक हो चुका है. उसके पहले मैं नो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी, नो हेवलेट पैकार्ड और विप्रो जैसी फर्म में मैं काम कर चुका हूँ. उद्यमिता विकास एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है. आप जानते हैं उद्यमिता विकास हर तरह से एक्चुअली नो है. इसमें इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स हैं, नो टेक्सटाइल स्टार्टअप्स हो सकते हैं, फूड स्टार्टअप्स हो सकते हैं. अभी क्लाइमेट चेंज एक नया विषय है नो, उसका एक्चुअली स्टार्टअप्स हो सकते हैं. बायोलॉजिकल यानी बॉटनिकल एक्चुअली स्टार्टअप्स हो सकते हैं. मेडिकल इक्विपमेंट स्टार्टअप्स काफ़ी सारे हो सकते हैं. यानी एक 360 डिग्री व्हील है उद्यमिता विकास. एक्चुअली हर एक चीज़ में इसका इम्पोर्टेंस नो है. तो इसमें नो मैं जो वर्क करता हूँ यानी उद्यमिता विकास के अंदर अगर एक सब्जेक्ट का जो जो इम्पोर्टेंस हो तो है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर के अलाइड जो इनिशिएटिव्स के ऊपर है. हाँ, स्नेहा जी का हैंड रेस है. स्नेहा जी, वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? आज का सॉरी सर, गलती से हो गया. ओके. अच्छा, एक बार फीडबैक भी ले लेता हूँ. मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है सबका? जिसको नहीं आ रहा हो वो हैंड रेस करे. इफ यू नॉट रेजिंग द हैंड, आई अंडरस्टैंड कि द वॉइस इज रीचिंग यू क्लियर, है ना. और माइक भी ऑन करके बता सकते हैं. तो आई होप द वॉइस इज कमिंग नाइस एंड क्लियर टू यू. आवाज पहुंच रही है साफ आपको? यस सर. ओके, ग्रेट. यस सर. थैंक यू. ये काफ़ी है कंफर्मेशन. ओके. सो नो जो मैं कह रहा था कि काफ़ी बड़ा नो एक वर्ल्ड है, एक ओशन है उद्यमिता विकास. और अभी हमारे भारतवर्ष में एक शब्द बहुत ही प्रचलित हो चुका है, वेरी फेमस, जिसका वर्ड है आत्मनिर्भरता, विच इज़ अबाउट सेल्फ डिपेंडेंसी. किसी के ऊपर निर्भर ना होना. किसके ऊपर निर्भर होना? अपने ऊपर, यानी खुद के ऊपर और अपने जो अपनी जो कुशलता है, आपकी जो टैलेंट है, उसके ऊपर एक्चुअली नो निर्भर होना. देखिए, टैलेंट एक्चुअली चीज़ नई नहीं है. वो तो कब यानी सालों साल से आ ही रही है. यानी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नो दी अर्जुन पे ही आपने देखा कि एक स्किल थी उन्होंने की ली कि अगर बुलसाई हिट करना है तो वो बुलसाई हिट कर सकते थे, है ना. तो टैलेंट तो सालों साल पुराना नो टॉपिक है. बट और आपके एम्प्लॉयर्स जो आपको प्लेस करते हैं, आपको जो जॉब देते हैं, वो भी आपको आपके टैलेंट को देख के ही आपको एक्चुअली हायर करते हैं. तो अभी टैलेंट के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस कैसे आ गया है? तो इसका कारण ये है कि वर्ल्ड जो है ना, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी एक्चुअली काफ़ी डायनामिकली चेंज हो रही है. इसमें इंडिया जो है अभी एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी स्वाभाविक है कि असर पड़ता ही है. तो जो लोग एक्चुअली जो उद्यम यानी जो एक्चुअली कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो ये जॉब देने के लिए सक्षम थे, अपॉर्चुनिटीज नो देने के लिए सक्षम थे, और एक तरह से आपको बहुत आसानी से पहले जो जॉब मिल जाता था, उसमें इस एक्चुअली जो कहते हैं सेंचुरी में, यानी जो ये 21वीं सदी है, उसके अंदर आप देखेंगे समयांतर एट एक्चुअली स्पेसिफिक इंटरवल्स काफ़ी दिक्कतें आई हुई हैं. एक तो पहले सबसे बड़ा तो 9/11 हो गया था एट द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी 2001 में, राइट. 9/11 जो है ना, उसने पूरा ही विश्व का एक्चुअली सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज कर दिया. उसके बाद 2007-8 के अंदर फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी. उसके बाद एक्चुअली नो काफ़ी सारे नो इकोनॉमिकल एक्चुअली जो कहती थी टर्मोइल चलता ही रहा हुआ है. अब जाके काफ़ी सारे इश्यूज हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, कोविड को लेके, यूक्रेन वॉर को लेके, बाकी सारे इश्यूज एक्चुअली चलते रहते हैं. तो जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, राइट, और एक इकोनॉमिकल आउटलुक है, इकोनॉमिकल सिनेरियो है, वो हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता रहा हुआ है ना.
तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स अच्छे एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करना नहीं चाहते, लेकिन इकोनॉमिकल चैलेंजेस और द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो एक्चुअली स्थिर नहीं रह पाया है, जो एक्चुअली आप भी एक्चुअली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्योंकि वो ये इतना कांस्टेंट नहीं रह पाया है। तो इस स्थिति में क्या है कि आप चाहते हुए भी ना उसको नो ये अपनी जो जॉब है उसको एक्चुअली कंटिन्यू शायद नहीं रख पाते हैं, नया अपना जो जॉब ऑफर लेटर होता है वो होता है, हो सकता है कि वो कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत सारी तकलीफें आती है ना? ज़रूर नहीं हर किसी के साथ आए, लेकिन जिन किसी के साथ आती है उनको एक्चुअली काफ़ी दिक्कत होती है। तो नो प्रयास क्या होना चाहिए कि अपनी काबिलियत से आप जॉब करें या आप उद्यम अपना लगाएँ। इस दोनों के बीच में चॉइस आपकी होनी चाहिए और वो मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्फिडेंटली एक्चुअली चॉइस होनी चाहिए कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो अपना उद्यम भी लगाएँ और चाहे तो एक्चुअली किसी लगे हुए उद्यम में अपना एक्चुअली समय लगाएँ, जिसके सामने आपको सैलरी भी मिलेगी, अपनी स्किल सेट उनको दें। तो दोनों चॉइसेस आपके सामने नो रखी जाती है। तो इसी के चलते अब ये जो मैंने आपको जो अब मैं बोल गया कि जो चॉइसेस हैं अपना बिज़नेस करने के लिए या तो जॉब करने के लिए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये कोविड के बाद और कोविड के काल के दौरान बहुत बढ़ गई है। क्योंकि काफ़ी सारे बिज़नेसेस अफ़ेक्ट हो गए, तो लोगों को अपना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए ज़रूरत बहुत ज़रूरत आन पड़ी, राइट? तो ये सिचुएशन को एक्चुअली अभी टैकल करने की हम ट्राई करेंगे। अब ये सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड है, आज का जो वेबिनार है इसी के ऊपर है कि हाउ टू एक्चुअली बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, राइट? उसमें तो अब ये प्रोग्राम के बारे में मैं बात करता हूँ। तो मेरा जो मैंने अपना बैकग्राउंड दिया, राइट? मेरा नो पिछले दशक से है। अभी आप जो लोगो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जो है ऑन द राइट हैंड साइड, मैं एक्चुअली इसे पॉइंटर से आपको बताता हूँ। या ओके, ये जो लोगो है ये है जैविक डिजिटल का, ये मेरी फर्म है जैविक डिजिटल, जो बेस्ड है गाजियाबाद में, राइट? मैं पिछले 2 दशक से एक्चुअली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये प्रोग्राम भी एक्चुअली बैकएंड में गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोग्राम है। इसमें अभी जो आप ट्रेनिंग वगैरह की हम बात करेंगे, उसमें जो मैं सर्टिफिकेशन का मैं बॉटम लाइन जो है, गवर्नमेंट ईडीबी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वो सर्टिफिकेशन अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करता था। अब साथ में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी फरीदाबाद जो यूनिट है, उन्होंने अभी एक्चुअली आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम भी एक्चुअली जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सर्टिफाई करने में एक्चुअली हम भी इच्छुक हैं, तो वो भी सर्टिफाई में हो सकते हैं, राइट? तो आईडीयूपी एनएसआईसी ऑप्शंस हैं कि जो ये प्रोग्राम को सर्टिफाई करेंगे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो दिस वेबिनार जो है, यानी ये प्रोग्राम है, इट इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो 15 दिन के ऑनलाइन मोड में होगा। ये मैं सारी में डिटेल आपको बताऊंगा। अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए है, राइट? तो पहले मैंने जो अंडरलाइन की चीज़ वो क्या है कि आपकी जो अंडरलाइन जो चीज़ है वो ये है कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे करें, उद्यमिता का की समझ क्यों लेनी चाहिए। देखिए, ज़्यादातर एक्चुअली जो हैं अभी आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या तो फिर अपनी करियर की शुरुआत में है, राइट? आप अपना करियर शेप अप कर रहे हैं, राइट? तो ये जो 15 डेज़ का प्रोग्राम होगा, है ना? उससे आपको क्या लाभ मिलता है, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ होती है कि आप अगर 4 साल का कोर्स कोई करते हैं, तो एक्चुअली चौथे साल के शुरुआत में आपको प्लेसमेंट के लिए बोला जाता है, राइट? तो आप एक्चुअली होते हैं, आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना होता है। तो उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी चाहिए कि मुझे कौन से रोल में, कौन से एक्चुअली एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट
मिलेगा, या तो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको मैं सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी के साथ इसे जस्टिफाई कर पाऊँगी, राइट, या कर पाऊँगा, है ना? तो ये जो थी ये समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। उद्यमी आप बने ना बने, आप जॉब के लिए बैठे ना बैठे, लेकिन ये समझ होनी आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा एरिया सब्जेक्ट है जहाँ पे मुझे अपना फ्यूचर सेफ लग रहा है, एक बात। दूसरा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है, मेरी जो काबिलियत है, उसका सबसे अच्छा एक्चुअली उपयोग कहाँ पे हो सकता है, राइट? तो ये जो कोर्स है, ये एक तरह से ये चीज़ को उभारता है ना? अब इसमें क्या-क्या चीज़ हम लर्न करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ टू लॉन्च योर फर्म, है ना? आपको आपका फर्म कैसे लॉन्च करना है, और बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उसमें क्या है कि आपको अभी जो दौर चल रहा है, करंट दौर में आप देख रहे होंगे कि कुछ एक इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ एक इंडस्ट्रीज पिछड़ रही हैं, कुछ एक एरियाज काफ़ी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, है ना? जैसे बीच में रियल एस्टेट एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज की तारीख में भी थोड़ा-सा उसमें डाउनफॉल आया हुआ है। वैसे एक्चुअली एरियाज डायनामिकली बदलते रहते हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं, उनको एक्चुअली सोचने की ज़रूरत है कि अभी हमारी स्किल सेट जो है, उसमें कौन-सी इंडस्ट्री ये स्किल सेट को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है, और मुझे अपनी लर्निंग्स का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। तो बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक तरह से इकोनॉमिक अवेयरनेस एज वेल एज द अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड के एक सक्सेसफुल कंपनी कैसे चलाई जा सकती है, और उसकी शुरुआत के टाइम के पहले, यानी अगर हम जब कंपनी लॉन्च करे उससे पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में ये चीज़ ये चीज़ बताई जाती है, यानी बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट अ फर्म, राइट? तो उसमें जो होमवर्क करना चाहिए उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि वो एक एस्पेक्ट एक्चुअली कवर करते हैं। देन दूसरा, हाउ टू लॉन्च योर फर्म। देखिए, फर्म लॉन्च करने में बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक्चुअली है कि अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना, अपनी एक्चुअली जो है केवाईसी ऑफ द फर्म कंप्लीट करना। आप एक्चुअली ओनरशिप पैटर्न जो है, जैसे कि एक प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? वन पर्सन कंपनी जो है जिसमें आप एक खुद एक डायरेक्टर हैं, लेकिन सिंगल डायरेक्टर है, या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड के आप फर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक लोग एनजीओ स्टार्ट करते हैं, राइट? कि जो सोशल एक्चुअली कॉजेस के थ्रू जाते हैं। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज का कॉज चला हुआ है, सेव सॉइल जो है उसके बारे में आप बहुत सुनते हैं। जो ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जी जो हैं, उनका जो चल रहा है अभी मुहिम चल रही है, द ड्राइव विच इज़ ऑन। उसके चलते लोग काफ़ी एनजीओज के साथ जुड़ रहे हैं। तो एनजीओ कैसे लॉन्च करते हैं? देन द एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड फर्म में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, तो उसके क्या-क्या प्रोसेसेस हैं? देन द एस्पेक्ट एक्चुअली ऑफ द अदर फर्म लाइक पार्टनरशिप, जो ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है, और एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके फॉर्म को जो डिसाइड करके कैसे एक्चुअली आपको एक फॉर्म लॉन्च करनी चाहिए, उसकी एक समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बेसिकली ये चीज़ उसमें होती है कवर। देन एस्पेक्ट होता है कि की फंक्शंस इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस। अब जैसे बिजनेस के कौन-कौन से मुख्य है, एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद, जो एक्चुअली सारे हेड्स पहनता है, वो कभी एक फाइनेंस मैनेजर बन जाता है, कभी एक्चुअली ऑपरेशंस वाला बन जाता है, तो यानी उसे सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके अलावा यानी एक सीईओ के साथ जो उसके साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं, राइट? वो लोग कौन से रोल अदा करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फाइनेंस का मैनेजर, राइट? सो सीएफओ जो बोलते हैं, एक फाइनेंस रोल है। सेकंड रोल एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स का। जो अच्छी टीम को कैसे बना सकते हैं, वो एचआर का पर्सन एक्चुअली होता है, तो वो एक रोल को की समझ होती है। तीसरा जो है वो ऑपरेशंस का रोल है कि भाई जो प्रोडक्ट हम डिसाइड करेंगे, आप एक्चुअली एक ट्रैक्टर लॉन्च कर सकते हैं, या तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअली एक डिवाइस एक्चुअली लॉन्च कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के अंदर एक फूड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक शॉप फ्लोर है, या तो एक्चुअली एक एरिया ऑफ वर्क जिसके एक ऑपरेशंस पर्सन चाहिए, तो ऑपरेशंस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज एक्चुअली अबाउट
दी लॉजिस्टिक्स, यानी जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सकता है वो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इज दी मार्केटिंग। ऑर्डर्स ही नहीं होंगे तो एक्चुअली कहाँ से बिजनेस चलेगा, तो मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। इनफैक्ट फाइनेंस और मार्केटिंग जो है वो सीईओ के लेफ्ट और राइट हैंड्स होते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द लीगल फंक्शन, राइट। कि आप आज इंजीनियर्स हैं, आप सारे नो आप लर्नेड वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, राइट। आप एक्चुअली ऐसा एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जो पहले से एक्चुअली किसी का एक पेटेंट किया हुआ है, राइट। तो ऐसी कोई चीज के अंदर हम ना फंस जाएं, या ऐसा कोई रूल एक्चुअली ब्रेक ना कर दें, ऐसा कोई कंप्लायंस हम मिस ना कर दें, इसका कौन ध्यान रखेगा? इसका ध्यान रखता है जो लीगल फंक्शन का जो हेड करता है आपके बिजनेस में, वो हेड करता है। तो ये 6-7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसकी समझ नो आपको मिलती है इसके दौरान, राइट। तीसरा जो है कि बिजनेस लॉन्च करना इजीली एक कांटों का ताज पहनने से कम नहीं है, राइट। इट इज एक्चुअली अ वेरी नो थैंकलेस जॉब। यानी एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पहले 1000 दिन, कभी कभी तो 2000 दिन, 1000 दिन माने 3 साल, या पहले 5 साल बहुत ही कठिन जाते हैं, राइट। हो सकता है कि एक्चुअली उसे नो जैसा उसने प्लान किया हो वैसा एक्चुअली चीजें आगे जाए ही नहीं। किसी ने भी कोविड एक्चुअली प्रेडिक्ट नहीं किया था, बड़े बड़े होटल्स नो बना दिए थे, मॉल्स बन गए थे, लेकिन 2 साल एक्चुअली सब कुछ बंद हो गया, राइट। और एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो गई जिसके कारण काफी सारा लॉस भी होगा, काफी सारी कंपनीज को एक्चुअली ताला लग गया, राइट। तो ऐसी चैलेंजेस आती हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस होती है नो उसको प्रेडिक्ट करना। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल नो जो टिप है, और सक्सेस होने के लिए क्या टिप है, कि जितना हो सके उतना चीजों को प्रेडिक्ट करना, कि ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे एक्चुअली अपनी कंपनी को संभाल पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन को मैं नो तो सिचुएशन ए हो सकती है, सिचुएशन बी हो सकती है, सिचुएशन सी हो सकती है। ये सिचुएशन जो है ये आपको किसी भी सिचुएशन में अपनी अपनी कंपनी की जो टारगेट्स हैं और अचीवमेंट है उसको डिस्टर्ब ना हो, वह आपको अचीव करना है। और ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे कि आपके जो एम्प्लॉयर आपको फ्यूचर में नो एम्प्लॉय करेंगे, इसी चीज़ के लिए तो एम्प्लॉय करते हैं, इसी के लिए तो आपको सैलरी देते हैं कि आपकी जो जॉब रोल है वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन जो चैलेंजेस कुछ आ जाते हैं, जैसे अभी कोविड आ गया तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, सब लोग दूर दूर हो गए, लेकिन फिर भी काम तो चलता ही रहा ना। तो जूम के माध्यम से अभी हम गूगल मीट से बात कर रहे हैं, राइट। इतने दूर हर हर कोई अलग अलग एक्चुअली सिटीज में बैठा हुआ है, अलग जगह पे, लेकिन आप बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को अडेप्ट होना, तो वो उसको कहते हैं चैलेंज मिटिगेशन। तो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, और उस चैलेंज को मिटिगेट कैसे करना, कि चैलेंज को मैं कैसे तोड़ूंगा, है ना, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना, राइट। फिर डेफिनेटली बेनिफिट्स तो है ही हैं कि भाई आपको जब आपकी, तो एक तो चैलेंजेस के बारे में, बेनिफिट्स में भी मैं 2 मिनट में आता हूँ। चैलेंजेस को आपने आइडेंटिफाई किया, मिटिगेट किया, ये एंटरप्रेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। इनफैक्ट जो मेच्योरिटी आपको आपके अंदर नो आपके पेरेंट्स हैं, या आपके एक्चुअली प्रोफेसर्स हैं, या आपके एक्चुअली कलीग्स हैं, आपके नो इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं, वो आपके अंदर आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब मिलते हैं, तो उन आपके अंदर एक सेंस ऑफ जो मेच्योरिटी है, एक थिंकिंग एक्चुअली चेंज है, ये सब चीज़ जो देखते हैं वो नो जो महसूस करते हैं, इसके पीछे कौन जवाबदार है, उसके पीछे हु इज रिस्पॉन्सिबल, द चैलेंजेस एक्चुअली दैट आर कमिंग, एंड द मेच्योरिटी जो आप अपने अपने बिजनेस में दिखाई है, वो आपके लिए एक नो द्रोणाचार्य बनते हैं। दैट इज एक्चुअली द कोच नो जो आपको कैरियर को एक्चुअली एकदम डिफाइन करते हैं, कि एक मैच्योर पर्सन आप में इवॉल्व होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं मानते, राइट। तो चैलेंजेस आपको बनाता है। बेनिफिट्स ऑफ रनिंग योर बिजनेस में क्या है, देखिए, एक बार आपका, है ना, चीज एक्चुअली कहते हैं ना कि पौधे ने एक्चुअली जड़ पकड़ ली, एक बार एक्चुअली आपने अपना ग्राउंड पकड़ लिया एम्प्लॉयमेंट का, नो एंटरप्रेन्योरशिप का, सॉरी। तो एक बार क्या है कि पॉसिबल है कि एम्प्लॉयमेंट आपको 30,000, 50,000, 1 लाख की एक एश्योर्ड इनकम देता है, वो हर महीने आपको मिल जाता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब सिचुएशन नहीं ठीक होती, तो हो सकता है कि वो एश्योर्ड इनकम भी ना मिले। लेकिन जब चीज़ सेटल होती है और अगर आप अच्छे से प्लान करते हैं, नो चीज़ों को समझने के बाद एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहते हैं तो जो है कि पौधा
जड़ पकड़ लेता है, आप सेटल हो जाते हो अपने रोल में, अपना जो फर्म है, आपकी कंपनी है, ग्रो करना स्टार्ट करती है, ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होते हैं, आपको एक्चुअली ग्रोथ दिखने स्टार्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ जब होनी स्टार्ट होती है तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम पैटर्न है वो एक अपस्केल करना स्टार्ट करती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 50,000, 1 लाख, 5 lakhs, 10 lakhs, and if you are very lucky actually it can go beyond also, right? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिस तरह से आप एक्चुअली वर्क करते हैं, है ना, जिस तरह से एक्चुअली आप यू आर ट्राइंग टू नो ग्रो, आप जिस तरह से आप अपना ग्रोथ की मैच्योरिटी दिखाते हैं, वो सारा ही चीज़ आपको बेनिफिट नो प्रोवाइड करता है, राइट? तो दिस इज द चैलेंज एंड द बेनिफिट ऑफ रनिंग योर ओन बिजनेस। फोर्थ पॉइंट इज चूजिंग द करेक्ट बिजनेस आइडिया फॉर योर फ्यूचर। ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर एक, जब ये ट्रेनिंग आप लेते हैं, है ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देते हैं कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में कौन सी इंडस्ट्री एक्चुअली आगे बढ़ेगी। जैसे अभी हमें इजीली कोई भी आप डिफाइन कर सकता है नो, और गेज कर सकता है कि भाई आने वाले टाइम में नो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज नो, जिससे एक्चुअली एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सके, जिससे एक्चुअली नो हम नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन हो सके, वो वाली इंडस्ट्रीज को एक्चुअली सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है ना। तो जो एनवायरनमेंट को फिर से बेटर कर सके, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सके, है ना। क्लाइमेट चेंज की अब जब बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्बन, नो, कार्बन को सब कम से कम एक्चुअली कार्बन जनरेट करना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम जनरेट करना। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हम देखते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल से गाड़ियां मूव करके अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव कर रही है ना, ईवी एक्चुअली पे आ रही है, कि विच इज गोइंग टू इम्प्रूव नो दी थिंग। तो बैटरीज की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है। इनफैक्ट एक्चुअली नो, जब इतने सारे डिवाइसेस एक्चुअली जो बैटरीज पे वर्क करेंगी तो उनके साथ बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली हैं, देन तो हीटिंग रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं। तो उसे कूलिंग, उसको कूलिंग को नो कूल रखने के लिए जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस डिजाइन होंगी, उसका एक्चुअली मार्केट बढ़ने वाला है। तो ये एक तरह से आपके अंदर जो सेंस ऑफ समझ लाने की जरूरत है, उसको एक्चुअली ये कोर्स एनेबल करता है कि हाउ डू यू चूज द राइट बिजनेस आइडिया फॉर योर फ्यूचर। किसके, कौन से आइडिया में आप अपने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो आप एक्चुअली अपना लगाएंगे नो, उसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत ही डिफाइनिंग नो सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि ये आपका जो कैरियर एक है ट्रांसफॉर्म करने वाला है, राइट। तो ये आप नो ड्यूरिंग द कोर्स ये चीज़ पे बहुत गौर किया जाता है। देन द एस्पेक्ट आता है हाउ टू ग्रो योर एंटरप्राइज एंड स्केल अप, है ना। अपने एंटरप्राइज को ग्रो के, अब एक तो आइडिया आपने राइट चूज किया आइडिया, एक तो होता है कि एंटरप्राइज को सेटअप करना, फंक्शंस को समझना, कंपनी को सेटअप करना, और अच्छी एक्चुअली टीम को नो, अच्छी टीम को नो ये नो लाना, दैट वे, राइट। सो इसमें नो, इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि इसमें नो ये सब चीज़ों करने के बाद आपको जब ये एंटरप्राइज एक्चुअली ग्रो करने की आए, नो कि मुझे फॉर्म भी सेटअप हो गई, अब हाउ डू आई नो स्केल अप दी नो कंपनी, है ना। मैं कंपनी कैसे स्केल अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एक है, ये भी एक अलग नो, दिस इज एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज, है ना। तो ये भी एक चैलेंज एक्चुअली आपको नो इसके अंदर समझने को मिलता है कि अब तो आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आप नो ये से ग्रो कैसे करेंगे अपने फॉर्म को, है ना। तो इसमें तो इसके अंदर ग्रोइंग अ कंपनी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नो एस्पेक्ट हो जाता है ना। तो अब फॉर्म को रन करना एक बात है, और 50 लाख एक्चुअली 10 साल तक 50 लाख के टर्नओवर को नो रखना एक बात है, लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि उसको स्केल अप करना, है ना। तो उसको एक्चुअली
नो एक तरह से ग्रो करना। एंड ग्रो करने के बाद एंटरप्राइज के बाद, अच्छा जब आप एंटरप्राइज ग्रोथ की बात नो सोचते हैं, तब सिचुएशंस क्या होती है कि जिस एनवायरमेंट में आपने एक्चुअली ये अपना बिजनेस को स्थापित किया था, आने वाले 1000 दिन में, 2000 एक्चुअली दिन में, यानी कि 3 साल में, 4-5 साल में काफ़ी सिचुएशन चेंज हो सकती है, राइट? तो एंटरप्राइज एक्चुअली आप जिस फॉर्म में इसको स्टार्ट किया था, हो सकता है एक्चुअली इस एनवायरमेंट में एक्चुअली वो कंपनी अपने को नो ना पाए। तो वो सारे चैलेंजेस के बीच में आपको एंटरप्राइज कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपके सामने आती है, राइट? तो उसको एक्चुअली एड्रेस करना है ना। देखिए दोस्तों, इसमें आप चीज़ एक समझिए कि ये जो है, इनफैक्ट आप जिस भी स्टेज में हैं अभी, आप जैसे आप कॉलेज से एक्चुअली एग्जिट कर रहे हैं, या तो एक्चुअली अपना बिजनेस जो अब तक ठीक चल रहा था, कोविड के कारण पिछले 3-4 साल में एक्चुअली चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, अभी इसे चीज़ों को समेट रहे हैं, उसको फिर से एक्चुअली एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली सिचुएशन में जिस सिचुएशन में भी हो, इसमें एक चीज़ आपको मुख्य ये है कि आपके टीम मेंबर्स, जो मैंने आपको ये कहा था कि की फंक्शंस इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस, अब वेदर वो आप एक्चुअली वो मेंबर्स आपके टीम में ऑनबोर्डेड है या तो एक्चुअली एक एक्सटर्नल पार्टनरशिप से है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क ये पड़ता है कि आप किन के साथ मिलके एक्चुअली बिजनेस आगे अपना ग्रो करने वाले हैं ना। तो ग्रोइंग योर एंटरप्राइज के अंदर बेटर आइडियाज के साथ जो जो टीम नो मिलती है, बेटर एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, राइट? ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक्चुअली एक स्ट्रेटजी को डिफाइन कर स्ट्रेटजी एक्चुअली वाले एरिया में काम करके अपने हो सकता है कि भी नो आपको एक्चुअली अपना लैंडस्केप चेंज करना पड़े। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसमें काफी चेंज आके स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े। इसमें अपने साथी मेंबर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, उनके विचारों की जरूरत पड़ती है, उनके आइडियाज की जरूरत पड़ती है। तो उनको साथ में रख के एक एंटरप्राइज को ग्रो करना, और ग्रो करने के बाद स्केल अप कैसे करना, यानी स्केल अप का मतलब है कि एक होता है कि टर्नओवर बढ़ना, कि एक ही लोकेशन के ऊपर 1 करोड़ से कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरा होता है स्केल अप करना, कि आज एक्चुअली इंडिया में एक सिटी के अंदर है, फिर एक्चुअली इंडिया में 50 सिटीज के अंदर अपने अपना स्केल अप किया हुआ है, अपनी प्रेजेंस क्रिएट की हुई है। फिर आप एक्चुअली टारगेट करते हैं कि मैं नियर बाय कंट्रीज, सार्क कंट्रीज जो है जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, इस एक्चुअली कंट्रीज के एक्चुअली अंदर आप करें। इसमें जियो पोलिटिकल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अभी हो सकता है कि जैसे आप श्रीलंका में एक्सपांड करना ना चाहे क्योंकि इकोनॉमी अभी टफ है, राइट? पाकिस्तान के अंदर आप ना ओपन करना चाहें बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, आप एक्चुअली वहाँ बिजनेस ना करें। अफगानिस्तान में शायद अभी अभी थोड़ा रुक के करें। तो ये सारा जो सिचुएशन है, ये आपके जो फ्रेंड्स नेटवर्क है, ये आपको गाइड करते हैं कि अभी स्केल अप कैसे किया जाए उसके बारे में, राइट? तो इसकी समझ इसमें मिलती है। Then the aspect is how to manage market fluctuations and risk in a startup. जैसे मैंने कहा चैलेंजेस, वो भी एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट ही है, रिस्क मैनेजमेंट जो स्टार्टअप है। सो नो तो इसमें एक ये मार्केट फ्लक्चुएशंस होना, जैसे अभी देखिए आप अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, राइट, तो लॉट ऑफ जो प्रॉमिसिंग एक्चुअली फर्म्स जो थी गवर्नमेंट बैकिंग के साथ, राइट, दी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लेटेस्ट न्यूज़ आपने सुने होंगे कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मार्केट कैप एक्चुअली उसकी वाइप ऑफ हो गई है, राइट? जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जैसा एक्चुअली उसके स्टॉक को काम करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर रहा है ना, तो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फिर जिस तरह से एक्चुअली पेटीएम था, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्टअप था, राइट? उसका भी जब आईपीओ लॉन्च हुआ और जब वो मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसका बहुत सारी दिक्कतें उसके स्क्रिप्ट में भी आई। तो जो स्क्रिप्ट के अंदर जो है इश्यूज आते हैं व्हेन देयर आर एक्चुअली इश्यूज विद द कंपनी बिजनेस मॉडल, राइट? तो ये सारी जो होते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस की चैलेंजेस हैं। तो इसमें क्या होता है, एज अ सीईओ, एज एन एंटरप्रेन्योर, आप ये सीखते हैं कि मुझे शायद और बेटर करने की ज़रूरत है, मुझे अपना डिफाइन कर। तो ये सब चीज़ें हम तब समझते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप एक स्टार्टअप हैं, आपने अभी जब सीड को बोया है, लेकिन आज आज से 2000 दिन में,
4000 दिन में, यानी 3 साल, 6 साल, 9 साल, 10 साल में एक्चुअली जब आप एक स्टेज पे पहुँचते हैं, एक लीडरशिप पोज़ीशन में आते हैं, तब एक्चुअली आपको ये इम्पोर्टेंस बहुत है कि आपका आइडिया कितना सेल हो रहा है, राइट? अब हम डेफ़िनेटली उसी वाले सिचुएशन में आते हैं कि आपने अपने फर्म में को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया। आप अभी कॉलेज से जस्ट एक्चुअली निकल रहे हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपको आपके साथ आपने अपने टीम मेंबर्स आपको कॉलेज से ही मिल गए, जिसके साथ बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। एक अच्छी टीम और लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्म एक्चुअली आपकी बनेगी। वो आप लकी हैं, आपने एक फर्म भी इन दोस्तों के साथ एक्चुअली लॉन्च कर दी। पहले एक्चुअली 1000-2000 दिन बहुत अच्छे आपने निकाल दिए। फिर जब तीसरा 1000 दिन यानी 9-10 साल पे आप हो जाते हैं, तब आपको फ़ील होती है कि अब मुझे ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, राइट? हमने जितना ग्रो करना था इंटरनल रिसोर्सेज़ से, वो हमने ग्रो किया। पहले हमने सीड कैपिटल लिया, ये भी जैसे ईडीपी जो प्रोग्राम अभी आप की बात हम कर रहे हैं, ये भी एक तरह का सीड कैपिटल ही है, उसके ऊपर मैं आऊँगा। बट जब ये क्या है, सीड कैपिटल तो इनिशियल है, बहुत कम फंड है। बट जब आपको ग्रोथ के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है, तब आपको एक स्टेज चाहिए जब आप चाहते हैं कि मेरा आइडियाज़ एक्चुअली सेल हो। मैंने जो है लोग फ्रॉम दी इंडिया एक्चुअली सर्किट, या तो एक्चुअली इंटरनेशनली हमारे आइडिया को एक्चुअली परखें, समझें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें, राइट? जिसे हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, या तो फिर एक्चुअली हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी बिज़नेस को देखा है कि ये पिछले 14-15 सालों से, 10 सालों से ये काफ़ी कंपनी ग्रो कर रही है, राइट? तब इसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, राइट? तो ये सिचुएशन तक पहुँचना है। तो ये स्टेज को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी एक टेलीस्कोपिक व्यू हम इसके थ्रू भी देखेंगे, राइट? नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम एंटरप्रेन्योर से 1-2 स्कीम्स मैं आपको डेफिनिटली टच करूँगा इसमें, जो मुझे आपको बताना है। आई विल गोइंग टू टच अपॉन PMAGP, एंड the second है that is about the startup India. A lot of women are there here. काफ़ी लेडीज़ ने भी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए स्टैंड अप इंडिया सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो तो आपको समझनी चाहिए, राइट? तो ये जो है, हम ईडीपी सर्टिफिकेशन के जो मैं आपको 6-7 पॉइंट्स जो मैं आपको ये बता गया, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत है, राइट? इसका एक्चुअली ड्यूरेशन 15 डेज का है। ये एक ऑनलाइन मोड में होता है ना? और इसको क्या है कि रजिस्ट्रेशन के बाद फिर 15 डेज में आपको ग्रेजुअली सेल्फ मोड में स्टडी करनी है। इसको हम करते ऐसे हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्ट, जैसे अभी हम बात करें, वैसे एक्चुअली एक ओरिएंटेशन होता है 3 to 4 आवर्स का, राइट? जो होगा सैटरडे 11 जून को, राइट? और ओरिएंटेशन 4 आवर्स के टाइम पे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, उसका जो ये है, अभी आपको मैं इसका डेमो दिखाऊंगा कि जो सेल्फ स्टडी मोड में कैसे एक्चुअली से पढ़ाई करते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। फिर हमने फर्स्ट डे पे बात करी, फिर हम 7th डे पे एक्चुअली सिमिलरली ये ऐसे एक गूगल मीट से एक्चुअली रिव्यू करते हैं कि स्टडीज़ कैसे चलती है। देन 14th डे पे रिव्यू करते हैं, और 15th डे पे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद ये कंक्लूड होता है प्रोग्राम। और फिर इन द मैटर ऑफ अबाउट 2 to 3 वीक्स आपको सर्टिफिकेशन अवार्ड हो जाता है ना? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का ये आइडिएशन था, ये था। इसमें कौन-कौन लोग सबसे ज़्यादा लाभार्थी हो सकते हैं, है ना? वो मैं कहता हूँ, उसके बाद फिर मैं 1-2 सवाल लेता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको लाभ होगा, वो ये कि वो लोग होंगे कि जो अभी कॉलेज के एक्चुअली लास्ट ईयर में है ना? और या 3rd ईयर में है एंड 4th ईयर में एंटर हो रहे हैं, या 4th ईयर में हैं और एक्चुअली प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, या तो फिर एक्चुअली फ्रेशली अपनी किसी फर्म में एक्चुअली जॉब कर रहे हैं, है ना? या तो फिर एक्चुअली अपने जॉब में 3-4 साल लगा चुके हैं, अपना एक्चुअली एमबीए का कोर्स परस्यू भी कर रहे हैं एक्सटर्नली, या तो फुल टाइम एमबीए में है, या तो एक्चुअली एक वर्किंग प्रोफेशनल है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, व्हाटएवर फील्ड एक्चुअली हो, सारे फील्ड अप्लाई होते हैं। इन लोगों की वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ लाभकारी हो सकती है। और इसमें एक्चुअली अगर गर्ल्स हैं,
उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि ये एक तो ये एक नॉलेज ओरिएंटेड एक्चुअली प्रोग्राम है। दूसरा ये कि ये फंडिंग प्रोग्राम है ना? तो फंडिंग प्रोग्राम में आपको जो लाभ मिलता है वो पीएमईजीपी के अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत ये होगा। पीएमईजीपी में जब आप एक सर्विसेज कंपनी यानी एक सॉफ्टवेयर कंपनी आप लॉन्च करते हैं तो आपको ये पीएमईजीपी 10 लाख तक की लोन सहाय देता है ना? और जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करते हैं तो आपको लाभ मिलता है तक टू 25 लैक्स का। अब इसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, फूड हो सकती है, नो गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, एनीथिंग हो सकता है, जो भी आपके नो रडार में हो, वो कोई भी आप चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। यानी बेसिक डिफरेंस इतना है, सर्विसेज कंपनी है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं तो अप टू 10 लैक्स आपको सहायता मिलती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, नो कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे एक टू व्हीलर लॉन्च कर रहे हैं, या तो एक्चुअली एक आप नो सोलर कुकर लॉन्च कर रहे हैं, या एनीथिंग आप एक इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली नो, या एक मोबाइल फ़ोन आप लॉन्च कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के अंदर अप टू 25 लैक्स एक्चुअली लोन सहाय मिलती है। और इसके अंदर नो एक दो पैटर्न है, एक है सब्सिडी जो 15% से 35% की होती है, यानी उतना पैसा आपको नहीं चुकाना, और बाकी एक्चुअली लोन कंपोनेंट है जो बहुत ही आसानी तरीके से एक्चुअली आपको रिटर्न करना है, राइट? तो बेसिक एस्पेक्ट ये है ना? ये दो चीज़ों का है उसमें, राइट? अभी मैं आपको स्कीम के ऊपर ले सकता हूँ। अभी एक आध दो सवाल हो तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज आई विल मूव टू नो दी पेज जहाँ पे पीएमईजीपी की आउटलाइन आई वांट टू शो इट टू यू। जस्ट अलाउ मी। यस, आई फाउंड दिस एक्चुअली पेज बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इसलिए मैं इसे एक एक्चुअली बेस यूज करता हूँ। नो करेक्ट, देखिए बहुत क्लियर टर्म्स में एक्चुअली इधर इनपुट्स दिए गए हैं। अब ये जो है 15 डेज का जो मैंने जो कोर्स का कहा, उसका जो सर्टिफिकेशन है वो कौन सी स्कीम में आपको ले जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट स्कीम और जो फॉरमोस्ट स्कीम है विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इज दी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमबीजीपी लोन स्कीम, है ना? अब उसकी जो है ये हर एक इंडियन नो जो 8 साल तक पढ़ाई की है उसके ऊपर हर कोई अप्लाई कर सकता है ना? तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया न के बराबर है, राइट? और बेटर एरिया क्या है कि इसके अंदर नो रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि आप शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं, आप अपने ताल्लुक में, अपने एक्चुअली तहसील में ही रहकर अपनी इंडस्ट्री लॉन्च करिए, है ना? आज टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा व्याप हो गया है कि अगर आपको 5G दिल्ली में मिलती है तो आपको 5G एक्चुअली आपको बनारस में भी मिलता है, राइट? तो उसमें टेक्नोलॉजी का एक्चुअली कोई डिफरेंशिएशन रह नहीं गया है। इनफैक्ट रादर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करें, रादर राइट वर्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग है, तो उसमें छोटे शहरों में, यानी सिटीज़ लाइक अजमेर है आपका जो, राइट? नो ब्यूटीफुल शहर है, राइट? ब्यूटीफुल शहर है, राइट? अजमेर है, नो देन राजस्थान की सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो बीकानेर है, जैसलमेर है, नो जोधपुर है, वहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी फर्म्स वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, राइट? हरियाणा की बात करें तो हिसार है,
नो जज्जर है, नो देन रोहतक है, वहाँ बहुत सारी एक्चुअली फर्म्स लॉन्च हो रही है। इस साइड यूपी में अगर देखें तो दूर दूर जैसे गाजीपुर में बहुत सारी कंपनीज लॉन्च हो रही हैं। नो देन गोरखपुर में मैंने बहुत सारे नए स्टार्टअप्स देखे हैं अभी। लखनऊ और उसके इर्द गिर्द वाले एरिया के अंदर स्टार्टअप्स का पूरा हब हो गया है वहाँ पे। देन नॉर्थ में अगर देखें तो नो जे.एन.के जो शहर हैं, जम्मू से अच्छी एंटरप्राइजेस लॉन्च हुई हैं। चंडीगढ़, जीरकपुर में, या तो फिर एक्चुअली श्रीगंगानगर राजस्थान में, हिमाचल के एक्चुअली सोलन में बहुत सारी नए स्टार्टअप्स हैं। कहने का मतलब कि अभी जो मेन थे कि पहले खाली मेट्रोज के अंदर ही अच्छा काम होता था, वैसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा काम जो स्टार्टअप्स ये छोटी शहर से लोग करते हैं, जो एक्चुअली फास्ट ग्रोअर है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इधर जो हाउ इधर प्लानिंग कैसे की गई है कि अगर आप रूरल में अपना फर्म नो रजिस्टर करते हैं, नो नया अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपको सब्सिडी रेट ज़्यादा मिलता है, राइट। तो आप बेटर है कि आप अपने तहसील से, गांव से एक्चुअली अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं, राइट। तो देखिए जो सब्सिडी रेट है रूरल में जनरल कैटेगरीज के लिए वो 25% है, स्पेशल कैटेगरीज के लिए नो 35% है अगर रूरल में। अब स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, उसके अंदर एक्चुअली जो दिव्यांग है वो भी आ जाते हैं, या तो एक्चुअली जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो लोग आ जाते हैं ना। तो तीनों ही लोग इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा डेफिनेटली जो कैटेगरीज है SC ST वगैरह वो सब इसके अंदर स्पेशल कैटेगरीज में आती है। तो स्पेशल कैटेगरी काफी बड़ा है, तो उसमें एक्चुअली काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हाईएस्ट स्लैब जो है वो 35%। अब जब सब्सिडी की बात करें तो जिन लोगों को सब्सिडी का डेफिनेशन नहीं पता, उसका मीनिंग क्या है कि जब आप 100 रुपए की सहाय सरकार से लेते हैं तो सरकार आपको क्या कहती है कि आपसे 100 रुपए की मेरे पास से लेते हैं तो मैं आपको 95 रुपए दूंगा, 5 रुपए आप खुद लगाइए। यानी प्रोजेक्ट आपका 100 रुपए में स्टार्ट होना था, उसके आपने कागजात बनाए विच इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, वो आपने एक्चुअली लगाया, उसका में से 5 रुपए आप लगाइए, 95 रुपीज मैं आपको दूंगा, है ना। तो वो सरकार यानी बैंक देती है आपको। अब वो 95 रुपीज जो है वो एक तरह से एक्चुअली लोन कंपोनेंट है कि जो आपको नो सरकार ने दिया। अब उसमें से जब आप रूरल एरिया में अपना फॉर्म लॉन्च करते हैं तो आपको 35 रुपीज रिटर्न नहीं करना, यानी 95 में से 35% आपको रिटर्न नहीं करना है। ओके, और रिटर्न कितना करना है? 60 रुपए, है ना। तो 60 रुपए एक्चुअली आपसे सरकार रिटर्न मारेगी। वो कितने टाइम में? आपको 7 साल में आपको देखिए, है ना। इसमें आपको जो रिटर्न है रिपेमेंट टेन्योर 3 से 7 साल तक का आपको होता है। पहले 2 साल कोई आपको रिटर्न के लिए परेशान नहीं करता, तीसरे साल से एक्चुअली रिटर्निंग स्टार्ट होती है, राइट। तो 95 रुपीज में से 60 रुपीज रिटर्न करना है, 35 रुपीज का सब्सिडी है। अगर आपका अर्बन में है, यानी सिटी लाइक नोएडा है, गाजियाबाद है, नो तो ऐसे जो बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो अर्बन एरियाज डिफाइंड है वहाँ पे 25% सब्सिडी है, यानी 95 में से 25 रुपीज कट हो जाएंगे, उतने आपको नहीं चुकाने, बैलेंस 70 रुपीज आपको चुकाने हैं, राइट। तो ये पीएमईजीपी। अब पीएमईजीपी की जो है देखिए लोन जो कंपोनेंट है ये होता। अब ये जो है इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट लगता है? तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नो इसके अंदर। फिर अगर आप रूरल एरिया में अपने नो अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट, रूरल एरिया से आप हैं तो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, और एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और ईडीपी सर्टिफिकेट। ये जो ईडीपी सर्टिफिकेट अभी हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है ना, 15 डेज का, वो मिनिमम जरूरी है। और एक तरह से ऑथराइजेशन लेटर कि भाई आप जो है अगर आप खुद ही लोन ले रहे हैं तो आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अप्लाई करें। तो यानी बेसिक केवाईसी आधार कार्ड, पैन कार्ड है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये जब आप ट्रेनिंग लेंगे उसके अंदर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है उसका पूरा आपको बताया जाता है, राइट। तो पीएमईजीपी की जब हम करते हैं बात तो उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये काफ़ी सिंपल एक्चुअली तरीके से की जाती है इसमें। ओके, नाउ
इसके साथ जो है दैट इज द अनदर स्कीम विच इज अबाउट द स्टैंड अप इंडिया। अब स्टैंड अप इंडिया जो है दैट इज पार्ट ऑफ द सिडबी, यानी जो है जैसे आपकी ग्रास रूट लेवल पे आपको नो फॉर्म लॉन्च करनी है, जो फॉर्म लॉन्च करनी है, जैसे आप मान लीजिए आप अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, एयर प्यूरिफायर्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए 25 लैक्स कैपिटल इज टू लेस, है ना। तो उसमें उस चीज़ों में क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ों में आपको जो है फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है क्लोज टू अबाउट से 60 लैक्स टू 80 लैक्स। तो उसमें आप कैसे करें, हु वुड एक्चुअली होल्ड योर हैंड, देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर द गर्ल्स के जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आप एक्चुअली ले लें। नो स्कीम डिटेल मैं उसको बीम करता हूँ स्कीम को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, तो ये जो है दिस इज एक्चुअली दी नो स्टैंड अप इंडिया, जो आप आफ्टर द लर्निंग ऑफ दिस 15 डेज प्रोग्राम आप ये स्टैंड अप इंडिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। इसमें टाइटल ऑफ द स्कीम क्या है देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC ST नो एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो इसमें SC ST और विमेन के लिए है, जिसमें जो है फंडिंग जो है दैट इज एक्चुअली गिवन फ्रॉम 10 लैक्स अप टू 1 करोड़, है ना, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है। अब इसमें क्या था, पहले 25% मार्जिन मनी था, यानी कि आपको जब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाते हो तो उसमें 25 लैक्स खुद लगाना था, है ना। अब इसको 25 लैक्स से कम करके 15 लैक्स कर रहा है, यानी आपको 85 लैक्स की आपको एक लोन नो सपोर्ट मिल सकता है ना। और जो है 15 लैक्स एक्चुअली खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें आप कौन कौन सा भी फ्रेश आइडिया, जैसे अभी आप अभी कॉलेज से जस्ट निकल रहे हैं, आपको एक्चुअली एक नो इलेक्ट्रिक व्हीकल नो की फॉर्म लॉन्च करनी है, या एक एग्री मैकेनाइजेशन वाला एक्चुअली कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई ड्रोन की फॉर्म लॉन्च करनी है, राइट। आपको एक्चुअली एक मोबाइल डिवाइस नो आपको लॉन्च करनी है, आपको एक्चुअली एक स्पेशल नो कंप्यूटिंग डिवाइस लॉन्च करनी है, राइट। कोई भी चीज़ आप जो जिसके लिए एक्चुअली आपको एक कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो ये आप इसके स्कीम का थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अंदर एरिया कोई एक्चुअली बात नहीं है, एनी एक्चुअली सेक्टर ऑफ योर चॉइस यू कैन नो ब्रिंग इन। बस कुछ एक एक्चुअली टर्म्स हैं जो आपको करने के भी, आपकी डेफिनेटली 18 ईयर्स एंड अबव की एज हो, आप एक विमेन है, या आप जिस फॉर्म में एक्चुअली आप फॉर्म लॉन्च करेंगी उसके अंदर आपकी ओनरशिप 51% होनी चाहिए, और किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की किसी भी लोन आपके ऊपर एक्चुअली बकाया नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर बकाया है तो उसके अंदर आपको कभी भी डिफॉल्ट आपने ना किया हो, वो है। तो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। और देखिए 10 लैक्स टू 100 लैक्स है। तो पर्पस ऑफ द लोन क्या है, इट इज एक्चुअली टू गिव न्यू एंटरप्राइज, इट इज फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एग्री अलाइड एक्टिविटीज और ट्रेडिंग सेक्टर बाय द SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो जो लोग एक्चुअली जो जेंट्स हैं, मेल है, वो लोग कैसे इसका लाभ ले सकते हैं कि अपने किसी विमेन पार्टनर के साथ, है ना, जो कॉलेज में या तो फिर एक्चुअली ये इंडस्ट्री फ्रेंड में विमेन है पार्टनर है, उनको एक्चुअली आप 51% का पार्टनर बनाइए और भी वो भी लाभ ले सकते हैं, राइट। साइज ऑफ द लोन देखिए 85% प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग द टर्म लोन है, राइट। इंटरेस्ट रेट भी एक्चुअली जो है दैट इज नो जो बेस रेट है उसमें 3% ऐड करके वो करते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट फॉर जो कहते हैं कोलेट्रल के लिए, इसमें आप CGTMSE विच इज द सेंट्रल नो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, CGTMSE एक सेल है, वहाँ पे एक्चुअली बैंकर ही एक्चुअली ये एनेबल करते हैं कि आपको कोलेट्रल लेने की ज़रूरत ना पड़े, और
आप कोलेटरल फ्री नो इसे ले सकें। ज़्यादातर एक्चुअली ट्राई करते हैं बैंकर्स कि कोलेटरल फ्री हो जाए, जब नहीं होता तब वो एक्चुअली सिक्योरिटी माँगते हैं। तो क्योंकि एक लोन कंपोनेंट बड़ा है, तो आप थोड़ा-सा उस एरिया में अगर आप मैनेज कर सकते हैं जिसमें पुटिंग अप कोलेटरल, तो ये काफ़ी ईज़िली एक्चुअली हो सकता है मैनेज, या फिर उसके ऑप्शंस सीजीटीएम ऐसी में है जिसके अंदर आप जब आप कोलेटरल नहीं देते तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ जाता है ना, तो एक इफ एंड इसके अंदर एक गिव एंड टेक तो है कि व्हिच इज़ कि इफ यू आर नॉट टेकिंग पुटिंग अप एनीथिंग कोलेटरल, तो गवर्नमेंट कोलेटरल सिक्योरिटी देती है बट एक हायर प्रीमियम चार्ज करती है। लोन रिपेमेंट 7 ईयर्स में है, राइट? तो ये भी एक आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ये स्कीम है इसमें करने के लिए, राइट? सो इसकी जो है आउटलाइन हम देखें तो इसको ये पीएमजीपी एज वेल एज स्टैंड अप इंडिया, इसके बाद एक्चुअली आपको जो सूट कर सके वो स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। कॉम्प्लेक्स में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर आपको ऐसे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट की डिज़ाइन की ज़रूरत है जिसको आप पेटेंट करवा सकें, यानी आपकी नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और उसकी पेटेंटिंग, कि भाई उसका पेटेंट नहीं हो रखा है, ये एक बहुत ही मौलिक प्रोडक्ट है, नया है, उसकी एक्चुअली अगर आपको समझ भी है और आपने एक होमवर्क भी किया हुआ है कि जैसे इंडिया की जो पेटेंट ऑफिस है, जो देन वर्ल्ड की नो पेटेंट ऑफिस है, राइट? वो ये दोनों को एक्चुअली डेटाबेस को आपने स्टडी किया है, तो आप उसे नो स्टडी करने के बाद एक अराइव करते हैं कि यस आई हैव चोजन द राइट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अभी पेटेंटेड नहीं है, तो आप एक स्टार्टअप इंडिया के लिए राइटली क्वालिफाइड है। उसके अंदर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। टोटल 5 इयर्स का ये प्रोग्राम था, अभी और एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये स्टार्ट हुआ था 2016-17 में, तब it was actually a no 10,000 crore program, every year 2,000 crores की फंडिंग देते थे फॉर 5 इयर्स, राइट? सो फिर से रिवाइज होके इट इज गोइंग टू एक्चुअली गेट एक्सटेंडेड, बट बेसिक पॉइंट इसके ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है टू नर्चर क्वालिटी टैलेंट, कि जो क्वालिटी टैलेंट है उसको नर्चर करने के लिए ये एक बहुत ही इम्दा प्लेटफॉर्म था। तो इसके अलावा देर आर एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स हैं, जो आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे देखेंगे। इनफैक्ट जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे करेंगे, है ना, तो आपको महसूस होगा कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको अवेयर की जाती हैं, जो आपको एक्चुअली अभी तक पता नहीं थी इसमें, है ना? तो देखिए, अब ये मैं आपको एक नो दिखाता हूँ कि जब आप 15 डेज प्रोग्राम करते हैं तो उसका जो कंटेंट है ना, वो कैसे एक्चुअली ब्राउज करना है, राइट? देखिए मैंने ये आपके स्क्रीन के ऊपर ला दिया, राइट? ये बहुत ही आसानी से एक्चुअली ये लिंक पे आप पहुंच पाएंगे, है ना? और इसमें जो है देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस ई लर्निंग में आप जानेंगे उद्यम के विचार बनाने से लेकर चलाने के लिए 8 स्टेप्स, साथ ही कुछ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। देखिए कि इसके अंदर ये 8 स्किल्स की जो बात की है, राइट? ये एक के बाद एक। अब ये है क्या है, सेल्फ लर्निंग मोड में। ये सुनील की कहानी है। सुनील के आदर्श उसके दादाजी अपने समय के एक सफल छोटे व्यापारी थे। सुनील प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग प्राप्त करके कुछ रोजगार शुरू करना चाहते हैं, परंतु उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कैसे करे। आगे देखते हैं कि सुनील अपनी इस दुविधा को कैसे सुलझाता है।
सुनील ने कौशल विकास मंत्रालय के मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसे लगा कि कोई भी उद्यम या बिजनेस शुरू करने से पहले योजनाबद्ध अर्थात प्लान तरीके से ही काम की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन योजना बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? सुनील अपने दोस्तों वेंकट और वसीम से अपनी दुविधा पर राय प्राप्त करने की कोशिश करता है। वेंकट ने कुछ दिन पहले ही निस्बत संस्था जो उद्यमिता विकास से जुड़े कार्यक्रम करती है के बारे में पढ़ा था। उसने सुझाव दिया कि क्यों ना सुनील भी निस्बत जाकर किसी उद्यमिता से जुड़े कार्यक्रम में भाग ले। तीनों मित्र फिर निस्बत जाने का विचार बनाते हैं। सुनील की मुलाकात निस्बत की ट्रेनर मिस गीता से होती है। गीता निस्बत के उद्यम विकास विभाग से जुड़ी हुई है और छोटे और लघु सेक्टर के सभी उद्यमों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखती है। गीता ने बहुत आसान तरीकों से सुनील को उद्यमिता के बारे में विस्तार से बताया। किसी उद्यम की शुरुआत 8 चरणों में की जा सकती है, जैसे कि बिजनेस आइडिया का होना, आइडिया मूल्यांकन करना, प्रोजेक्ट प्लान बनाना, कंपनी का पंजीकरण कराना, कंपनी के लिए फंडिंग अर्थात रुपए पैसे की व्यवस्था करना, कामकाज के लिए ऑफिस की व्यवस्था करना, बिक्री की योजना अर्थात मार्केटिंग व्यवस्था करना और आखिर में उद्यम अथवा बिजनेस को सक्रिय तरीके से आगे बढ़ाना। देखा, ओके। तो ये था एक्चुअली, देखिए दिस वाज एक आपको जो हिंदी में जो कंटेंट है इसको एक्चुअली, अब यही कंटेंट हम इंग्लिश में भी एक्चुअली आप नो देख सकते हैं, है ना, कि जो इंग्लिश में भी एक्चुअली जो था प्रोग्राम जिसको ज़्यादा कन्वर्जेंट इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी एक्चुअली इसे कर सकते हैं, है ना। तो वो भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। To the 15 days entrepreneurship training program. You will understand the 8 steps of conceiving, running your own enterprise, along with management concepts in this e-learning. Any business or an enterprise can be set up in 8 steps. For example, first step is to have a business idea. The second step is to evaluate the idea. Next step is to create a project plan. Fourth, then register your company or enterprise. After that, arrange funds for the company or enterprise. Next step is to set up your office. Seventh step is to create a sales and marketing plan. Eighth and the last step is to run your business efficiently. You will also need management skills such as how to talk to the customer, how to maintain better relations with the customer, how to manage money, how to manage employees, how to be a good leader, etc. Let's talk about the first step. Business ideas for an enterprise are also available around you, but you have to find it. Start with people who are facing a problem with any product or service. Business idea may come from solving their problem. For example, in order to solve the railway reservation challenges, IRCTC started online reservation services. Think about a problem you had with such a product or service and how you can turn that problem into a new business idea.
ओके। तो देखिए ये जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना? ये जो लिंक है ना? दिस इज़ एक्चुअली एक सेल्फ, इसे कहते हैं लर्निंग एट अ सेल्फ पेस, है ना? तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट एक्चुअली नो आपको दिखाया जाएगा। अब ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट कैसे होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि ये एक प्रोग्राम को पहले रजिस्टर करना होता है आपको। नो फॉर्मेलिटीज़ एक्चुअली कंप्लीट करनी होती है अबाउट द फॉर्मिंग द नो फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नो पुटिंग अप द आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग एंड कंप्लीट करके, वो जो फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके नो द फर्स्ट प्रोसेस इज़ रजिस्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम नो जो होगा, तो दिस मंथ में वी आर स्टार्टिंग ऑन 11th ऑफ जून, हम लोग 11 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें द फर्स्ट डे एक्चुअली 4 आवर्स का ओरिएंटेशन है, नो फ्रॉम 10 o'clock टू एक्चुअली 2 o'clock। तो उसके अंदर तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक्स है, नो कैसे शुरुआत होती है उसका एक्चुअली सेशन, एज वेल एज द रनडाउन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जो प्रोग्राम के होंगे, वो एक्चुअली रनडाउन होंगे। और एक तरह से आपको 15 डेज के प्रोग्राम के लिए तैयारी 4 आवर्स में ये होती है। तो 11 जून को वो है। उसके बाद 12 जून से नो लेके आपको अगले 14 दिन तक सेल्फ स्टडी में करना है, जिसके अंदर हम 2-3 पड़ाव बीच में आएंगे, जिसमें एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, है ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन सेशन होगा, नो 1 to 2 आवर्स का, सिमिलरली विल मीट के ऊपर, जिसमें एक्चुअली आपने अभी तक जो स्टडीज किया हुआ है इसका, उसमें कुछ सवाल हो, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उसको एक्चुअली के रिजोल्यूशन है, उसका सॉल्विंग कैसे होता है उसके बारे में एक्चुअली पूरा नो डिस्कशन है। प्लस एक्चुअली शेयरिंग ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस स्टोरीज के जो डिपेंडिंग अपॉन जो बैच है उसमें जो मेजर बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उसके जो इंडस्ट्री रिलेटेड एक्चुअली एग्जांपल्स को शेयर करते हैं, और इंटरेक्शन होता है उसका नो फॉर न्यू पीपल टू कम इन, नो जैसे जो अच्छे सक्सेस है, फिर एक्चुअली पीएमजीपी करके एक्चुअली जो आगे अभी सक्सेस हो चुके हैं उनको फिर हम इंट्रोड्यूस भी करते हैं टू टॉक टू यू एंड गाइड कि कितना टफ या कितना इजी है ये सेक्टर, है ना। एक ये था। फिर ये 7वें दिन पे हो गया, है ना, यानी 11 जून से स्टार्ट है तो 18 जून पे एक इंटरेक्शन होगा। उसके बाद एक्चुअली फिर से 14वें दिन पे, यानी कि 25 जून को एक्चुअली होगा, जो कंक्लूजन स्टेज पे होगा कि जो स्टडी कंप्लीट स्टडीज हो चुकी है उसके अंदर नो कोई अगर क्वेश्चंस हैं, नो डाउट्स हैं, उसका एक्चुअली रिजोल्यूशन है। और वो साथ में एक मोटिवेशन सेशन होता है अबाउट हाउ टू एक्चुअली लॉन्च द फॉर्म, और जो करंट चैलेंजेस हैं, है ना, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में कैसे सोचा जाए, तो उसके बारे में समझिए। 14th डे पे होगी। 15th डे यानी कि 26 जून को नो उस दिन मॉर्निंग में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और हम 14th डे को एग्जैक्ट बता देते हैं कि कैसे एक्चुअली इसको एड्रेस कराना है, आपको एग्जाम कैसे कंप्लीट करानी है। तो बहुत सिंपल है, एक एक्सेल फाइल आपके पास आती है, उसमें क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको भरना है, और 40 क्वेश्चंस हैं, उसको कंप्लीट करके एक्चुअली आपको ईमेल से वापस भेज देना है। उसी के साथ एक्चुअली फिर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, कंप्लीट हो चुकी है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर नो सर्टिफिकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूशन में जाता है, और फिर सर्टिफिकेशन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है ना। तो सर्टिफिकेशन जब अवार्ड होता है उस टाइम पे हम एक इंटरेक्शन रखते हैं, पॉसिबल है तो फिजिकल, या तो मोस्टली एक्चुअली आपको अपने रेसिडेंस पे सर्टिफिकेट मिल जाता है, वैसा हम अरेंजमेंट कर देते हैं। और इंटरेक्शन एक्चुअली थ्रू गूगल मीट रखते हैं। और इंडस्ट्री में यानी सर्टिफिकेशन के बाद पोस्ट सर्टिफिकेशन जो स्टेप्स आपको लेने होते हैं उसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि क्या आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। सारी जो मेहनत ज़्यादातर आप खुद करें तो बेटर है, क्योंकि ये कोर्स के थ्रू आपको इतना तो इक्विप कर देते हैं कि फिर किसी की ज़रूरत ना पड़े, एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत ना पड़े, इतना तो इक्विप आप हो ही जाते हैं। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें और एक्चुअली अपनी एंटरप्राइज को स्टार्ट करें, राइट। तो ये जो कंटेंट लिंक है ये एक तरह से लाइफ टाइम मिल जाती है।
नो कुछ एक क्वेश्चंस आप ईमेल से भेज के भी पूछना चाहें तो उसको भी हम फिर जवाब दे देते हैं, एंड देन वी एड्रेस नो लॉट ऑफ योर सपोर्ट रिलेटेड क्वेरीज जो इनिशियली आपको होती है, वो काफी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर देते हैं। तो बेसिक पर्पस फिर क्या रह जाता है कि आप अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप का मन बना लिया है ना, तो आप खुद नो अपनी एंटरप्राइज को का आइडिया चूज करें, मंथन करें, डिस्कस भी करना चाहें करें, और एक कॉन्फिडेंटली अपनी एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करने का शुरुआत करें, राइट। सो ये जो मोमेंट है ना, कि हम अपना कैरियर की जो शुरुआत हम करते हैं, या तो हम कैरियर को रिबिल्ड कर रहे हैं, ये स्टेज के ऊपर जो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, ये प्रोग्राम एक्चुअली एक तरह से आपको उसी सिचुएशन के लिए रेडी कर देगा, है ना। दैट इज 100% गारंटी कि दैट विल हैपन, है ना। तो उसके ये कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप एक खुद अपने पैरों पे खड़े हो, इसकी एक्चुअली ये नो तैयारी है ना। तो आप चाहे तो एक अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज सेल्फ क्रिटिक करके देखें, नो एक अपना स्वॉट के बारे में सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। अभी एक आप एक ना स्वॉट कर लें प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम करने के 10-20 दिन बाद फिर अपना स्वॉट करें और अपने माइंडसेट को चेक कर सकते हैं, राइट, कि कितना है उसका ये था, राइट। तो basically this is how the entire program outline is. So मैं quickly summarize कर देता हूँ। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 15 डेज का जो ईडीपी प्रोग्राम है ना, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, राइट। प्रोग्राम कब से है नो अभी जैसे क्विकली आफ्टर दिस सेशन, है ना, के एंड के बाद मैं आपको एक आपने जो ईमेल आईडी भेजी है उसके ऊपर मैं 11 जून वाले जो प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह डिटेल्स है वो आपको मैं भेज दूंगा, है ना। आप वो पढ़ लें, देख लें, समझ लें, और उसके बाद एक्चुअली रजिस्टर कर सकते हैं। दिस सैटरडे 11 जून से एक्चुअली इट इज गेटिंग स्टार्टेड। तो ये 15 डेज का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने समझा। हम लोग ने समझा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमईजीपी, जो एक स्कीम है और एक एक्चुअली एक प्रोग्राम प्रोसेस भी है आपको एंटरप्रेन्योर बनाने वाला, और साथ में एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी है। उसके अलावा डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अभी नीति आयोग भी एक्चुअली अपने प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग यानी जो पुराना प्लानिंग कमीशन था, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम सपोर्ट मिल जाएंगे। तो ये प्रोग्राम के एक्चुअली एक बिल्डिंग एक फर्दर ब्लॉक्स है। ये तो एक फाउंडेशन ब्लॉक है पीएमईजीपी तो, और ये ईडीपी सर्टिफिकेशन हम जो कर रहे हैं वो फाउंडेशन पे है, बेसिक लेवल पे है, जो आपको फर्दर ब्लॉक्स के लिए तैयार करता है, राइट, है ना। तो ये था समरी में उसका। तो अब बस इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एक्चुअली आई विल स्टॉप हियर, एंड नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग चौहान साहब। मैं ये पूछ रहा था कि पीएमई जीपीएस में जैसे अभी इंक्रीज किया है वैल्यूज और लिमिट्स, तो क्या इसमें जैसे 25 से 50 किया है, तो ये कोलेटरल फ्री है या अभी भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर अपने क्राइटेरिया? देखिए सर, एक्चुअली ये जब मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका सब्सिडाइजेशन, जी कि जो आपको सब्सिडी कंपोनेंट कितना मिल जाता है ना, उसका वो एक मेन ड्राइवर है। उसके अलावा तो सारी लोन कंपोनेंट है। तो लोन कंपोनेंट के अंदर आप देखिए कि आपको जो कोलेटरल फ्री नो बनाने के लिए, है ना, आपको एक्चुअली एक जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम एक्चुअली 3%, 1% से 3% का बढ़ जाता है। एसेंशियली इट इज अबाउट 2.5%। तो 2.75%, 2.5% का इजाफा करके आप कोलेटरल फ्री बना सकते हैं। तो या तो एक्चुअली यू पे अ हायर इंटरेस्ट रेट, और यू एक्चुअली प्रोवाइड अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इट इज दैट वे, इट इज लुक्ड एट दैट वे। सो आप जितना लोन कंपोनेंट बढ़ाएंगे, जैसे 10 लाख तक का एक्चुअली तो कोलेटरल फ्री है, आपको कुछ नहीं मांगेंगे।
10 लाख के ऊपर एक्चुअली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बैंकर हाउ ही वांट्स टू नो हाउ ही लुक्स एट द रिस्क सिचुएशन। अगर रिस्की ज्यादा है तो वो आपको बोलेंगे कि आप कोलेटरल फ्री करने के लिए 2% प्रीमियम ज्यादा पे करके आप 2% का प्रीमियम पे करके आप कोलेटरल फ्री बना सकते हैं CGTMSE के। सर बैंक के पास जाने से पहले हम पोर्टल पर जाना पड़ता है, PME GPS है, KVIC या DIC, और वो हमें रिडायरेक्ट करता है अगर प्रोजेक्ट क्लियर है तो बैंक के पास। जो Correct. बैंक के साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाई अप कर लो, या वो कहता है कि जब आप पोर्टल से आएंगे तब हमसे बात करेगा, अभी नहीं। तो ये CGTMSE में हम कवर अप लेने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला है या चैनल है, कैसे बैंक के पास तो बाद में पहुंचेंगे? CGTMSE के लिए तो एक केस पेपर जरूरी होता है, तो केस पेपर तो बैंकर ही बनाता है आपका, है ना। तो वो आपके पास, यानी जब आप ऑनलाइन अप्लाई, आपका फर्स्ट स्टेप तो आपका पोर्टल है ना। पोर्टल के ऊपर आप एक्चुअली ये कंप्लीट प्रोसेस करा दीजिए। वहां पे एक स्टॉपर वहां आके रुकेगा कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ पर है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्चुअली आप क्रिएट करके जब अपलोड करते हैं तो उसके बाद आपका एक नो केस रेडी हो जाता है, विच इज गोइंग टू योर बैंकर, जो बैंक आपने जो चूज किया है उनके पास, और उनके इनबॉक्स में चला जाता है। वहां से फिर बैंकर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और देन ही एक्चुअली स्टार्ट्स डिस्कसिंग विथ यू। उस टाइम पे अगर आपने जैसे मेरा काफी सारे लोग क्या करते हैं कि ये EDP की जो ट्रेनिंग बाद में लेते हैं, है ना। तो ये एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं कि पहले पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो नो ये जो है ऐसे करें कि PDP की पढ़ाई करके अपने, यानी नेचुरली आप मैं समझता हूँ कि आप किसी को मेंटर भी कर रहे हैं, कि जिनको आगे कर रहे हैं कि भाई यंग है, नो डायनेमिक है ना, और सिंस उसके सामने एज इज ऑन हिज साइड, दैट वे उसको आप बैंकर के सामने बिठाते हैं तो बैंकर को डबल कॉन्फिडेंस आता है कि एक्चुअली बंदा के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं नेचुरली। दे आल्सो लाइक टू लुक एट समबडी हु इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी यंग इन दिस फील्ड। तो वो सिचुएशन में अगर उसने ये के स्ट्रेटेजी को समझ लिया है कि मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे इन पिचिंग माय आइडिया, तो उसे ज्यादा फायदा होता है। बैंकर एक्चुअली और एप्लीकेंट के दोनों के ड्यूएल में जो जीतता है वो आइडिया जीतता है एक्चुअली, है ना। तो वो पहले EDP कर लेना बहुत जरूरी है। सर मैंने अभी बैंकर से एक बात करी थी, वो 25 लेवल जो पुराने वाला है वहां तक के लिए वो रेडी हो गया था। अब ये जैसे 50 तक पहुंच गया है, तो मुझे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना चाहिए? एक मिनट, सॉरी सर, आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कुड यू जस्ट कम अगेन? मैं बैंकर के पास गया था इनिशियल इंट्रोडक्शन में, एंड आई मतलब ही गेव हिज कंसेंट फॉर 25 lakhs प्रोजेक्ट। और अब जैसे रिवाइज हो गया है करंट सिनेरियो में 50 lakhs तक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, तो मुझे अपना रिवाइज करके जाना चाहिए या स्टिक टू माय ओल्ड गन्स? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत बढ़िया सवाल किया सर। देखिए, इसको एक मैं थोड़ा सा बैंकर जिस तरह से सोचते हैं ना, उसके हिसाब से आपको मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे हैंडल करना है ऐसे सिचुएशन में। मान लीजिए आपके पास एक्चुअली फॉर पीपल जो बैंकिंग टर्म से अवेयर नहीं है उनके लिए मैं करूँ, एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एज सैंक्शन नोट, है ना। एक सैंक्शन नोट होती है बैंक की, जिसके अंदर आपको एक लोन सैंक्शन नोट आपको मिलती है। अब उसके अंदर आपको फर्ज करिए आपको 25 लाख लिख के आया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 25 lakhs को आपको रिडीम नहीं करना है। आपको एक्चुअली रिडीम करना है ओनली 35% to 40% ऑफ द लोन अमाउंट, है ना। तो इस केस में अगर 25 लाख है तो आप 10 लाख का एक्चुअली एक्सट्रैक्शन करिए। आप 15 लाख की एक्चुअली जो लिमिट है उसको रिजर्व रखिए अपने पास। 10 लाख की एक्चुअली जब आपको तकलीफ काफी पहले होती है, लेकिन थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेज करेंगे तो आपकी 10 लाख की एक्चुअली हो जाएगी। अब जो 10 लाख का जो टेन्योर है ना, वो आप एक्चुअली अगर 7 साल का टेन्योर आपको दिया हुआ है तो आप एक्चुअली जैसे मोरेटोरियम सारे केसेस के अंदर 24 महीने का होता है, तो 24 महीने से पहले ही अगर आप एक्चुअली क्लोज कर देते हैं फुल लोन 10 lakhs का, राइट, तो वो 15 लाख की आपकी जो लिमिट है वो खुद ब खुद एक्चुअली आपकी 25 लाख की कर देंगे, है ना। कि भाई आप 15 लाख के आप 10 लाख और लीजिए, है ना, क्योंकि आपने
25 लाख की लोन तो 2 साल के अंदर ही रिटर्न कर दी थी। तो क्या होता है कि जो टॉप अप होता है ना, वो टॉप अप आपकी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली ज्यादा ही निकलेगा हमेशा, है ना। तो जितनी भी जब भी लिमिट मिले उसको फुल्ली यूटिलाइज ना करे, उसकी आधी या 40% यूज करे, है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर द बैंकर। एक बार बैंकर को एक्चुअली 2-3 साइकिल में आपने नो रिडेम्पशन एंड नो रिकवरी, ये प्रोसेस में एक्चुअली उसे कंफर्ट दे दिया, जहां पे ऑटो पायलट मोड में उसको एक्चुअली रिकवरी हो रही है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो बाय डिफॉल्ट आपको इतना बड़ा टॉप अप दे देंगे नेक्स्ट टाइम में कि आपको हो सकता है कि स्टैंड अप इंडिया में 1 करोड़ में जाने की जरूरत ना पड़े, आपको स्टैंड अप इंडिया इधर से मिल जाए, है ना, कि वो सीधा ही 25 लाख से सीधा टॉप अप करके आपको 1 करोड़ का एक्चुअली वो टेन्योर आपका एक्चुअली लिमिट बढ़ा देते हैं। तो दिस इज द वे टू अर्न हिज एक्चुअली कॉन्फिडेंस एंड नो गो बाइट लिटिल एक्चुअली एंड परफॉर्म फास्टर, परफॉर्म हायर। ये एक स्ट्रेटेजी से आप चले। तो अभी 25 लाख से 50 लाख करें, तो बोलिए 25 लाख भी नहीं चाहिए सर, 10 लाख ही लूंगा, 15 लाख आप रिजर्व करके रखिए अपने पास, ऐसे। ओके, थैंक यू। ऐसी स्ट्रेटेजी से आप कर सकते हैं। और कोई नो सवाल है? इनफैक्ट एक मित्र हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इज जस्ट ट्राइंग टू ज्वाइन, आई जस्ट टेक हिम। मीनवाइल कोई सवाल हो तो सर्टेनली प्लीज शूट, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। somebody is trying to join, तो मैं भेज देता हूँ। अभी जैसे काफी आई कुड सी लॉट ऑफ नो गर्ल्स एक्चुअली फ्रॉम दी विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से ज्वाइन किए हैं। नो आपकी अभी फील्ड में, सिंस आप लोग सब टेक्निकल फील्ड से हैं, तो नो दी लिथियम एक्चुअली एज अ प्लेटफॉर्म, लिथियम एक्चुअली एज अ प्लेटफॉर्म काफी अभी ओल्ड हो चुका है, राइट। उसकी जगह पे अभी फाइबर एज अ बैटरी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू कम दैट वे। तो उसमें एक्चुअली रिसर्च और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, नो। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट आप चाहें तो एक्चुअली एक बैच बना के आप अपने कॉलेज में ही, है ना, अपने कॉलेज में ही एक्चुअली इसे शुरुआत कर सकते हैं। नो पीएमईजीपी की एक्चुअली रिसर्च एक्चुअली वहीं पे अपने स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलेज इसमें क्या आपकी रोल प्ले कर सकता है कि आप जो फॉर्म अभी ही बना देते हैं, सी, और अगर आप नो ये फॉर्म अभी फॉर्म कर लेते हैं 3rd ईयर में ही, है ना, तो उसे अपने यहाँ पे ही अपनी अपनी कैंपस के अंदर ही उसे इंक्यूबेट कराइए। इंक्यूबेट यानी कि उसे एक जो बेबी को इंक्यूबेट करके इंक्यूबेशन में रखा जाता है कि मैच्योर हो, उसके पहले नो उसे बाहरी एक्चुअली एनवायरनमेंट की तकलीफें आए उससे पहले जो न्यूट्रिशनली स्ट्रांग बनाते हैं, वो अपनी कॉलेज के एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो इंक्यूबेशन अगर आपकी कंपनी का अपने कैंपस में ही हो जाता है, तो आपके प्रोफेसर से सीनियर से उनसे बहुत एक्चुअली आप सपोर्ट लेके एक्चुअली अपनी कंपनी में जो गैप्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, है ना। और क्या है, जब आप एग्जिट करेंगे कैंपस में, इनफैक्ट आप मान लीजिए आपने जॉब प्लेसमेंट में भी आप बैठ रहे हैं, गूगल आपके यहाँ पे कैंपस में आता है, या तो फिर नो लीडिंग एक्चुअली आईटी फर्म्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स आते हैं, नो जनरल इलेक्ट्रिक ऐसा, नो जीई है, ऐसी फर्म्स आती है। तो अगर ऐसा आपके सीवी के ऊपर है कि आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी को लॉन्च कर चुके हैं, एक टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेट कर रहे हैं, तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है ना। तो ये सेल्फ ग्रोथ के लिए एक बहुत जरूरी है, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज एक्चुअली अपनी खूबियों को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। तो ये आप यशविन जी को नो प्लीज बताइएगा। आई होप आई थिंक यशविन जी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप यशविन जी तक ये बताइएगा कि सर हम कैसे नो फॉर्म अपना लॉन्च करके अपने कैंपस में इसे इंक्यूबेट किया है, नो कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप नो पूछ सकते हैं, है ना इसमें। सो
ये एक था। बाकी अभी द इकोनॉमी नो इज रनिंग मच स्ट्रॉन्गर। आपको एक्चुअली नोटिफिकेशंस तो मिल रहे होंगे। इवन एनीथिंग अबाउ 5% to 6% ग्रोथ नो एक बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। अभी आपने रिवाइज नंबर्स देखे होंगे, है ना, 6.5% का भी एस्टिमेशंस आ रहे हैं। तो एक अच्छा है फ्यूचर आप सबका। आगे एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आइडियाज का एक्चुअली आज बोलबाला है। जो इनोवेटर है उसको एक्चुअली पूजा जाता है, यानी जो रूटीन आइडियाज में काम करते हैं उन लोग को सस्टेनेंस और सर्वाइवल के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो वो ना हो, वो आप खास ध्यान रखें। एंड नो उसमें आपको एक कुछ नया करने की ज़रूरत महसूस हो तो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करें। फेयर। सो आई थिंक अगर सवाल कोई नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। अभी आज ही इन नो बिफोर द एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअली ये प्रोग्राम की आउटलाइन ईमेल पे मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी। नो आप अपने पेरेंट्स से और यशविन जी से डिस्कस कर सकते हैं, हो सके कॉलेज में डिस्कस करके एक ग्रुप बना के एक्चुअली पार्टिसिपेट करें। अभी हमने रिसेंटली श्री राम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरनगर में 18 स्टूडेंट्स को एक साथ एक्चुअली ग्रेजुएट किया इसमें पीएमएजीपी में। और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्चुअली नो पीएमएजीपी प्रोग्राम था। सो आप एक अपने कैंपस में भी एक ग्रुप में एक्चुअली रजिस्टर करें सब, और इस सर्टिफिकेट को नो लीजिए। इसकी जो भी फीस वगैरह डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल में मिल जाएगी। तो डिस्कस करके अपने प्रोफेसर पेरेंट्स के साथ बातचीत करके रजिस्टर करके नो फ्राइडे इवनिंग तक रजिस्टर कर देना है। 11th को एक्चुअली सैटरडे 10 o'clock विल स्टार्ट प्रोग्राम, है ना। So with this I end know my program, and please await know the email which is going to reach you for the registration of this EDP program. Yeah, thank you very much. Yeah.